ये जले हुए नोट थे यहाँ पे। ये हम कूड़ा उठा रहे थे तो उसमें पूरा नोट जला हुआ था, बीच का हिस्सा बचा हुआ था। तो लो भैया, मॉनसून सत्र का पहला ही दिन ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि संसद में वो होने जा रहा है जो अब से पहले नहीं हुआ। होते होते रुक गया, लेकिन इस बार लगता है आर पार होगा, क्योंकि सरकार फुल एक्शन में है और उधर भी बैकअप तगड़ा दिख रहा है। इसलिए लड़ाई तीन तरफा होती दिख रही है। इस तीन तरफ में एक तरफ सच है, एक तरफ आधा सच है और एक तरफ झूठ है, पर सबकी जड़ें एक सवाल पर आकर मिलती हैं। सवाल ये कि कानून की नजर में सब बराबर हैं वाली सोच और कानूनी एक्शन क्या देश में सिर्फ निरीह लाचार लोगों के लिए जज साहब कानून से ऊपर हैं? सवाल ये कि पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाली अदालतें अपनी ही बनाई कसौटी पर कितनी खरी उतरती हैं? हजरात, आप में से ज्यादातर को मालूम है कि 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अग्निकांड में क्या मिला। आग बुझाने गए और ऐसी आग लगी जो बुझाए ना बुझ रही। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर बहस की चिंगारी भड़की हुई है और ये चिंगारी मिलॉर्ड के खिलाफ महाभियोग की आग में बदल चुकी है। आम हो या खास, सबके मन में एक ही सवाल है, क्या जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चल कर रहेगा? क्या सरकार इस मामले में अपना कदम पीछे खींचेगी या महाभियोग से पहले खुद जस्टिस वर्मा अपने पद से हट जाएंगे? पर सारा फसाद इस बात को लेकर है कि जस्टिस वर्मा इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं। अब एक तरफ देश की संसद है, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने को लेकर एक बड़ा स्टेप और ले लिया गया है, जिसमें प्रस्ताव पर साइन किए जा चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव की चिट्ठी सौंपी जा चुकी है। महाभियोग के मोशन पर 200 से ज्यादा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। I have received notice of motion under Article 217 1B read with Article 218 and Article 124 sub-Article 4 of the Constitution of India along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. दूसरी तरफ खुद जस्टिस वर्मा हैं, जो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहे। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हुए इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर ही कई सवाल उठा दिए। इस बीच एक खबर सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। जहां तरफ जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर संसद से पल पल नई अपडेट आ रही थी, प्रस्ताव पर एक एक करके सांसदों के सिग्नेचर किए जा रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर कुछ चल रहा था। जस्टिस वर्मा के घर से कैश बरामदगी के मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते वक्त एक वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को माननीय जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहना भारी पड़ गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई इस मामले में सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने जस्टिस यशवंत वर्मा को केवल वर्मा कहकर संबोधित किया। सीजेआई गवाई ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा अब भी हाईकोर्ट के जज हैं, इसीलिए उन्हें जस्टिस कहकर संबोधित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कवर करने वाली वेबसाइट ने बताया, मैथ्यूज जे नेदुम्पारा कोर्ट से जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली अपनी रिट याचिका को तत्काल लिस्ट करने की गुजारिश कर रहे थे। नेदुम्पारा ने कोर्ट में कहा, यह तीसरी रिट याचिका है। इस पर चीफ जस्टिस गवाई ने उनसे पूछा, आप चाहते हैं कि इसे अभी खारिज कर दिया जाए? इस पर नेदुम्पारा ने जस्टिस वर्मा द्वारा आंतरिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका का हवाला देते हुए जवाब दिया, इसे खारिज करना असंभव है। वर्मा के खिलाफ अब एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सीजेआई गवाई ने नेदुम्पारा द्वारा जस्टिस वर्मा को केवल वर्मा कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, क्या वो आपके दोस्त हैं? आप उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं? थोड़ी शालीनता रखिए, वो अभी भी जस्टिस वर्मा ही हैं। वह अब भी हाई कोर्ट के जज हैं।
माननीय चीफ जस्टिस की बात बिल्कुल सही है। जस्टिस वर्मा अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और उनके ओहदे का ख्याल शब्दों में हर तरह से रखा जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी भाषा का एक मुहावरा है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। इसका सीधा मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में बड़े पदों पर बैठे लोगों पर संदेह की नौबत तक नहीं आनी चाहिए। जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। सिटिंग जज रहते हुए उनके घर के एक स्टोर रूम से करोड़ों के करेंसी नोट अधजली हालत में मिलने का आरोप है। और अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि जस्टिस वर्मा के घर के आउट हाउस में ये नोट कैसे पहुंचे और इस करेंसी का सोर्स क्या है, ये किसकी हैं? अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, जब जब राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब तब उन्हें जेल जाना पड़ा और तब तब उन राजनेताओं को कोर्ट के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। पैसे का सोर्स, मनी ट्रेल की जानकारी, इन सब चीजों का पता लगाया गया जिससे कि ये सिद्ध किया जा सके कि दोष किसका और कितना है। लेकिन जस्टिस वर्मा के केस को लेकर देश कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये केस स्पेशल है या बनाया जा रहा है, समझ में किसी को नहीं आ रहा। स्पेशल इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। स्पेशल इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट पर खुद जस्टिस वर्मा ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा इस केस को कोर्ट वर्सेस जज में बदलते दिखाई पड़ रहे हैं और संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार हो गया है। सांसदों ने, अपोजिशन के सांसदों ने साइन किया है। आज हम लोग सबमिट किए हैं। 50 सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। आज जो अवेलेबल थे, जो वहां पे पहुंच सके थे, उन्होंने साइन किए हैं और भी ज्यादा लोग साइन करना चाह रहे थे क्योंकि हम लोगों को आज ही सबमिट करना था। हम लोगों ने सबमिट किया है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिए हम लोग, सारे अपोजिशन पार्टीज इसमें सहमत जताए हैं। हम चाहते हैं कि जो जजेस का जो ट्रायल होता है, जजेस को जो रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उनके रिमूवल का प्रक्रिया शुरू करें। अब हम जब पॉलिटिशियंस जब राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट में आते हैं या असेंबलीज में जाते हैं, हमारे सारे अकाउंट्स को पॉलिटिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें ट्रांसपेरेंसी की यानी 10 प्रोसीजर्स और बढ़ जाते हैं। और अगर मैं कहती हूँ मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, उनके घर में इस तरीके का पैसा बरामद होगा तो इनको इमीडिएटली ईडी अरेस्ट कर लेगी और जेल जाएंगे। पर यहाँ पर जजेस का सिस्टम आप देखें कि उनके घर में कैश पाया जाता है, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है। ही इज नॉट सस्पेंडेड, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को गिल्टी करार करता है। वो उसको एक्सेप्ट करने की जगह वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और कहा है कि प्रोसीजर अगर ये है जजेस को निकालना है तो 3/4 पार्लियामेंटेरियंस विल हैव टू अग्री टू दैट मोशन। तो वी अग्री टू दिस मोशन। सूत्रों से खबर है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने विपक्ष को जस्टिस वर्मा मामले को लेकर कॉन्फिडेंस में ले लिया था और अब संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी, एसकेपी, सीपीएम के सांसदों ने ज्ञापन पर साइन कर दिया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने पूरे मामले की इंक्वायरी की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत 55 गवाहों के बयान दर्ज किए और कोर्ट कमेटी ने पाया कि जस्टिस वर्मा ने भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा, ईमानदारी नहीं दिखाई। कर्मचारियों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र गवाहों की गवाही ही होगी मान्य। लेकिन जस्टिस वर्मा का तर्क है कि उनके आवास के बाहरी हिस्से में नकदी बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने यह तय नहीं किया कि नकदी किसकी है या परिसर में कैसे मिली। समिति ने निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए उनका तर्क दिया है, ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट डायरी में इसे XXX बनाम भारत सरकार व अन्य के टाइटल से दर्ज किया गया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है ये देखना होगा, लेकिन सवाल जो पब्लिक के मन में है वो ये कि आखिरकार जजों पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसके बाद यह प्रस्ताव अध्यक्ष लोकसभा या सभापति राज्यसभा को प्रस्तुत किया जाता है। इसके आधार पर वो प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल हो सकते हैं। समिति आरोप तय करेगी, जिसके आधार पर जांच की जाएगी। आरोपों की एक कॉपी न्यायाधीश को भेजी जाएगी, जो अपना लिखित बचाव सामने रख सकते हैं। ये समिति आरोपों की गहन जांच करती है। जांच के बाद अध्यक्ष या सभापति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें उनके निष्कर्ष होते हैं। अगर समिति जज को दोषी मानती है तो संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। प्रस्ताव पारित होने के लिए उसे विशेष बहुमत की जरूरत होती है। दोनों सदनों में सफलता से पारित होने पर प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर जज को हटाया जा सकता है। इस लंबी चौड़ी प्रक्रिया का पहला स्टेप आज संसद में उठा लिया गया और ये ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत आज तक देश में किसी जज को उनके पद से हटाया नहीं गया। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष के सामने लाया गया, लेकिन इसके बाद वो अलग अलग कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए और इसी वजह से मोदी सरकार के इस कदम को दिशा बदलने वाला माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ये हाई रिस्क काम कर दिया। दूसरी तरफ आज संसद को ना चलने देने की पूरी कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में नारेबाजी की। सरकार चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी संसद का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए। अब तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय भी तय हो चुका है। इसे लेकर लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 9 घंटे सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखेंगे और सरकार हर मुद्दे पर, हर सवाल पर और हर संशय पर जवाब भी देगी।